हेलो नमस्कार। एमआर7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जिक्र है वो हमारे कौन से अनुच्छेद में कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, उसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति हो। और ये क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे इनको ये क्या होता है, इसे ये संवैधानिक प्रमुख भी बोला जाता है, इसे राज्य का प्रमुख भी, देश का प्रथम नागरिक भी किसको बोला जाता है? जो भारत का, इनको क्या क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी क्या होता है? वो देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक। नागरिक भी कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो भी कौन होता है? वो भी होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख वो कौन होता है? वो भी होते हैं हमारे राष्ट्रपति। लेकिन लेकिन वास्तविक प्रधान की बात करें, यानी सरकार का जो प्रमुख होता है या वास्तविक प्रमुख होते हैं, वो कौन होता है? वो होता है सरकार का प्रमुख। और कौन? वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन भारत में जो भी काम किए जाते हैं वो कौन के नाम पर किए जाते हैं? वो किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के नाम पर। अब बात करें अनुच्छेद 53 की। 53 है। 53 किसकी बात करता है? कार्य एवं कार्य शक्ति के बारे में, यानी देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। इसका प्रयोग क्या है? वो राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थ किसके माध्यम से करवाता है? जो किस अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से वो क्या करवाता है? कार्य करवाता है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा? 53। 53 क्या कहें? 53 होता है कि देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वो होती है राष्ट्रपति में। देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और क्या है? जिनका प्रयोग क्या है? जो राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधीनस्थ किसके माध्यम से करवाएगा? वो करवाएगा अधिकारियों के माध्यम से। जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी ये किसके बारे में है? इसकी
कार्यपालिका शक्ति के बारे में। कार्यपालिका शक्ति। अब अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन लिखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में तो सबसे पहले है इसके जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले, कौन शामिल कौन शामिल होगा। तो कौन कौन शामिल होंगे? वो होते जो होंगे संसद है, उन दोनों सदन है उनके जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे। और क्या है, जो राज्य राज्य विधानमंडल है यानी उसके जो राज्य स्तर पर उनके भी क्या है, निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी इनके किसमें, निर्वाचन में भाग लेंगे। और क्या है, जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है, इसमें भाग लेंगे। ये कौन से, ये जो दिल्ली और पुडुचेरी कौन है, वो है यूटीज। इन्हीं में क्या है, लेकिन अब इस समय जम्मू कश्मीर में उसमें भी क्या बना दिया गया है, उसमें भी संविधान सभा बना दी गई है। तो वो भी उसके भी अब यहाँ से आगे भाग लिया करेंगे। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो सबसे पहले यानी कौन कौन शामिल होगा, तो वो है संसद संसद के दोनों दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधान सभा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी क्या है, ये भी विधान परिषद के हैं वो। और जो मनोनीत है वो भी इसमें क्या है, भाग नहीं लेंगे। उसमें इसमें भी जो राज्यसभा है उसमें भी क्या है, जो क्या है, जो मनोनीत होते हैं वो इसमें क्या है, उसमें भाग नहीं लेंगे। और तीसरा लिखें, जो दिल्ली है, दिल्ली और जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के क्या है, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग क्या था, इनको इनको कब से जोड़ा गया था, दिल्ली और पुदुचेरी को। दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन, और ये 1992 में हुआ था। उसी के द्वारा ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 70वां संविधान संशोधन। और एक कब हुआ था? 1992 में। जब से ये किस में भाग लेते हैं? हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और इसमें कौन भाग नहीं लेगा, यानी कौन
भाग नहीं नहीं लेगा। वो है जो सभी मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के जो सभी सदस्य हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे। यदि किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किससे आता है, हमारे उच्च सदन से है, और वो उच्च सदन का सदस्य है, तो वो भी क्या है, इसमें भाग नहीं लेगा। राज्य के जो राज्यपाल हैं वो भी भाग नहीं लेंगे, और राष्ट्रपति है वो भी क्या है, इसमें भाग नहीं लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा? सबसे पहले लिखेंगे सभी सभी मनोनीत मनोनीत सदस्य क्या है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, भाग नहीं लेंगे। दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सभी सदस्य, या वो मनोनीत हो या क्या हो, इलेक्टेड है, वो भी क्या है, इसमें भाग नहीं लेगा। सभी सदस्य किसमें, इसमें भाग नहीं लेगा। और यदि क्या है, जो हमारा जो मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, वो क्या है, उच्च सदन से आया है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, इसमें भाग नहीं ले सकता। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उच्च सदन उच्च सदन का सदस्य है, तो वो भी क्या है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। और क्या है, जो कौन भाग नहीं लेगा, राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और उपराष्ट्रपति भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग नहीं लेंगे। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति की। जो रीति होती है वो किस आधार पर होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन की रीति, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो वो होता है, इसके जो निर्वाचन तरीका सबसे पहले लिखेंगे, वो होता है अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट चुनाव होता है। सबसे पहले तो लिखेंगे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव। और क्या होता है, गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान। इसमें गुप्त मतदान में क्या है, अगर कोई बीजेपी का एमपी है, वो क्या है, जैसे उसका सदस्य है कांग्रेस का कोई, उसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए उसमें भाग लिया है, यानी उसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है, तो वो इसके माध्यम से क्या है, बीजेपी का सदस्य जो एमपी है, वो भी क्या है, जो कांग्रेस की ओर से जो राष्ट्रपति पद के लिए सदस्य खड़ा हुआ है, उसको भी क्या दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। इसी को बोलते हैं गुप्त मतदान। और ये कौन सी पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा। इसके लिए कौन सी पद्धति यूज की जाती है? एकल संक्रमणीय संक्रमणीय मत पद्धति।
पद्धति के द्वारा, यानी इसमें क्या है, इसका मतलब है जो वोट की जो वैल्यू है उसके आधार पर वोट की वैल्यू वोट की वैल्यू के आधार पर क्या होता है, इसमें चुनाव होता है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे जो संघ या केंद्र केंद्र के कितने सदस्य वोटिंग करते हैं, वो करते हैं इसमें संघ, केंद्र और केंद्र से, यानी लोकसभा राज्य से कितने सदस्य वोटिंग करते हैं, 776 सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। और राज्य स्तर, और कहाँ से, राज्य स्तर से जो एमएल एमएलए और एमएलए होते हैं, वो कितने वोटिंग करते हैं, उनकी जो संख्या है वो है 4120। इतने जो सदस्य हैं वो किस में भाग लेते हैं, वो भाग लेते हैं इसमें, किस पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इनका जो एक विधायक है, उनका जो वोट की वैल्यू है वो किस प्रकार डिसीजन है, किस प्रकार यानी निर्धारण करते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ वोट की बात करें, यानी एक विधायक विधायक के लिए कैसे निकालते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस उस राज्य की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या और क्या है, राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य बटे राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य अपॉन 100। ये होती है एक विधायक की वैल्यू। अगर एक सांसद की बात करें तो सांसद की कैसे निकालते हैं, एक सांसद वोट की वैल्यू निकालते हैं, कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। इस प्रकार से क्या है, एक सांसद की क्या निकालते हैं, वोट की वैल्यू। और ये जो राज्य की जनसंख्या किसके आधार पर होती है, ये होती है 1997 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर। अब आर्टिकल कौन सा है, 56, अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा, 56। 56 किसकी बात करता है, 56 बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल है यानी पदावधि वो होती है 5 ईयर। अगर क्या है, वो अगर अपना क्या नहीं देते, त्याग पत्र नहीं देते हैं तो। और ये कब से होती है, जिस दिन ये शपथ लेते हैं, शपथ लेने की डेट से, यानी जिस दिन ये अपनी क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, अपना ये त्याग पत्र वो देते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति को। अगला बात करें 57 अनुच्छेद 57 की बात करें तो 57 है वो किससे रिलेटेड है? वो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन थे। यानी एक व्यक्ति है वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा नियम है कि भारत जो राष्ट्रपति जितनी चार भी चाहे उतनी बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन यूएसए में जो है वो खाली यानी सिर्फ 2 बार क्या बन सकते हैं? राष्ट्रपति। इसमें लिखें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। निर्वाचन कितनी बार होता है? राष्ट्रपति यानी कोई व्यक्ति कितनी बार भी चाहे वो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक बार या 2 बार ही इस पद को धारण कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने की एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर वो सिर्फ 2 बार से अधिक है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। राष्ट्रपति बन सकता है। इसी को थोड़ा नोट करके लिखेंगे। यूएसए में सिर्फ 2 बार यानी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते यानी इस पद को धारण नहीं कर सकते। नहीं बन सकते। अभी तक जो सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें उत्तर प्रदेश हमारे भारत में वो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो रहा था हमारे जो भारत के प्रथम राजेंद्र प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद उनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा था। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका है वो सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा था। अब आर्टिकल आगे की बात करें वो है 58 अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 किसकी बात करता है? उसकी योग्यता के बारे में। 58 किसके बारे में बात करता है? योग्यता। योग्यता में बात करें तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी सबसे पहले पॉइंट है क्या शामिल है यानी योग्यता में क्या शामिल है यानी वो शामिल है तो उसकी योग्यता में लिखेंगे वो क्या हो? सबसे पहले भारत का नागरिक हो और अपनी जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष उसको पूरा कर चुका हो। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम आयु है वो क्या है? निर्धारित नहीं कह सकते यानी मैक्सिमम आयु जैसे कि 70 वर्ष तक बने रह सकते हैं ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है। वो जितनी बार भी चाहे जितनी भी आयु तक क्या है वो राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरा क्या है? वो लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो यानी वो लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो और किसी भी क्या हो लाभ के पद पर ना हो। जैसे कि राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है ये मंत्री के पद हैं या राज्यपाल के पद हैं ये क्या है? ये राज्य किस में नहीं आते? वो नहीं आते हमारे किस में?
लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। लाभ के पद वो माने जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे उनको क्या है, लाभ का पद माना जाता है। और इसके पांचवी योग्यता की बात करें, इसके लिए कम से कम 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। और कम से कम ही 5 के अनुमोदक होने चाहिए। यानी 100 विधायक या सांसद आपके समर्थन में होने चाहिए कम, तभी आप किसके लिए खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए। अगर आपके पास ये अगर 100 विधायक या सांसद नहीं है आपके समर्थन में, तो आप क्या है, नॉमिनेशन के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो 15,000 की राशि है, वो जमानत के रूप में क्या जमा की जाती है, कहाँ पर, आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में। तो ये है किसकी योग्यता के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे भारत का नागरिक। भारत का नागरिक, नागरिक हो। और क्या है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। इसमें क्या है, मैक्सिमम एज है जो, मैक्सिमम आयु क्या है, निर्धारित नहीं की गई है, नहीं की गई है। इसका मतलब ये, जैसे कि आप 80 वर्ष तक ये क्या है, आप राष्ट्रपति बने, ऐसा कोई निर्धारित नहीं की गई है। और ये क्या है, जो है राज्य लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने बनने की क्या हो, योग्य हो। और किसी भी क्या है, लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और क्या है, इसके लिए 5 अनुमोदक, 50 सदस्य जो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक और जो अनुमोदक हैं, ये जो सदस्य हैं वो क्या है, अलग अलग होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 10 सदस्य उससे आगे तो वो उसमें शामिल हो गए अनुमोदक के रूप में भी। ऐसा नहीं है कि 50 सदस्य उसके लिए अलग होने चाहिए, उसके लिए अनुमोदक के लिए अलग होने चाहिए, प्रस्तावक के लिए अलग होने चाहिए। कम से कम 100 सदस्य हैं वो आपके किसमें, समर्थन में होने चाहिए। तभी आप क्या है, नॉमिनेशन के लिए खड़े हो सकते हैं। लिखेंगे कम से कम 50 सदस्य आपके क्या हों, प्रस्तावक हों। प्रस्तावक हों। और कम से कम ही 50 सदस्य क्या होने चाहिए, आपके अनुमोदक होने चाहिए, आपके अनुमोदक। और इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको जब आप नॉमिनेशन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो 5,000 जो 15,000 रुपये है वो जमानत के रूप में क्या किए जाते हैं, उसमें आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में जमा करनी होती है। राष्ट्रपति चुनाव में कितनी, 15,000 जमानत राशि होती है। और और इसकी बात करें कि योग्यता में क्या क्या शामिल नहीं है, यानी क्या शामिल नहीं है। इसकी बात करें कि ऐसा ही जरूर नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर
ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसका जन्म जो है जन्म जो है नागरिक भारत में जन्म हुआ उस नागरिक को, यानी वह पढ़ा लिखा हो, यह क्या है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। और दूसरा क्या है कि वह भारत का जन्म से ही नागरिक हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। क्या है, बहुत से के लोग क्या है, भारत की जो है मान जो है, जो हमारे उसमें संविधान में क्या है, 5 प्रकार से क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के जो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, 5 प्रकार से। अगर उन्होंने बाद में, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, अगर वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या हो सकता है, वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जन्म ही भारत में हुआ हो। लिखेंगे, वह भारत का जन्म से नागरिक हो, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, यानी वो बाद में भारत की नागरिकता प्राप्त करके भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसके माध्यम से भी क्या है, वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अगली बात करें शपथ के बारे में। शपथ, उनके जो राष्ट्रपति की जो शपथ है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ, यानी आर्टिकल कौन सा है, 60। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो शपथ है वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर वो उपस्थित नहीं है, तो उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष क्या है, अपनी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के। और यदि यदि क्या है, अगर यदि ये उपस्थित नहीं है, तो क्या है, जो एससी के ही, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष क्या है, राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। यदि ये उपस्थित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीश क्या है, इसका क्या लेंगे, वो न्यायाधीश के समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। अगर इसमें एक पॉइंटर बढ़ाएं, किसमें, अगर इनके चुनाव में अगर इनके चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई क्या होती है, किसी भी प्रकार की कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा है वो कौन करेंगे, वो करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। इसको अगला टॉपिक रहेगा हमारा 61, यानी महाभियोग की प्रक्रिया। यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो इनका जो एक, अगर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट,
जो राष्ट्रपति को केवल जो हटाने की जो प्रक्रिया का शब्द, जो महाभियोग का शब्द है, वो प्रयोग में किया गया। और ये कहाँ से लिया हमने? ये लिया है हमने यूएसए से थे। और राष्ट्रपति को किस आधार पर हटा सकते हैं? वो एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। इसमें जो हटाने में जो कौन कौन भाग लेंगे, इसमें जो उठाने में जो भाग लेंगे, वो भाग लेंगे संसद के सभी एमपी, या वो इलेक्टेड हो और या नॉमिनेटेड हो। लेकिन जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं वो किस में भाग नहीं लेते? इसका जब इलेक्शन होता है उसमें ये भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते? नॉमिनेट एमपी। लेकिन हटाने में ये, जब इनके खिलाफ महाभियोग निकाला, महाभियोग महाभियोग लाया जाता है, तो उस समय ये उसमें महाभियोग में भाग लेते हैं। तो लिखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग महाभियोग की बात करें, तो महाभियोग शब्द केवल किसके लिए प्रयोग हुआ है? राष्ट्रपति के लिए। यानी लिखेंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग हुआ है। और ये शब्द कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है हमने कहाँ से? यूएसए से। और इसका महाभियोग लाने का एकमात्र जो कारण है, आधार क्या बताया है? आधार वो है संविधान का अतिक्रमण होने पर। संविधान का अतिक्रमण अतिक्रमण या उल्लंघन होने पर ही क्या है? हम महाभियोग की प्रक्रिया को संसद में ला सकते हैं। और ये कहाँ लाया जाता है? कहाँ लाया जाता है? कहाँ लाया? ये संसद में लाया जाता है। और कौन ला सकता है? लेकिन जब ये लाया जाता है महाभियोग, तो उससे क्या है? 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ती है? लिखित में सूचना देनी होती है। यानी कि आपके खिलाफ ये महाभियोग लाया जा रहा है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना सूचना देने के बाद ही क्या लाया जाता है? महाभियोग। अगर क्या हो, अगर इसी बीच क्या है, इसी प्रकार से क्या है, जब ये महाभियोग लाया जा रहा है तो इसी में क्या है, अगर ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो फिर क्या है, इस महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये कहाँ लाया जाता है? संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। और क्या है, जो इसमें हटाने में कौन कौन भाग लेंगे? हटाने में भाग लेंगे, वो कौन कौन लेंगे? संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य, चाहे वो क्या हो, इलेक्टेड एमपी यानी निर्वाचित हो या मनोनीत एमपी हो, वो दोनों भाग लेंगे। इलेक्टेड एमपी और नॉमिनेटेड
यानी मनोनीत, नॉमिनेटेड एमपी इस प्रक्रिया में क्या है, माओ की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगर क्या होता है, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, यानी त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो अपने और दूसरे जब तक वो हटते हैं तो उनके स्थान पर जो राष्ट्रपति है केवल क्या है, 6 महीने तक है। 6 महीने तक क्या रह सकता है, उनके पद पर रह सकता है। और और 6 महीने के अंदर क्या है, उनको पुनः क्या करवाना पड़ेगा, निर्वाचन करना होगा। और इनका जो चुनाव है वो कौन कराता है, वो कराता है निर्वाचन आयोग। इसको लिखेंगे, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संबंधी कोई भी विवाद होता है तो वह किसके द्वारा सुलझाया जाएगा, एससी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, यदि क्या है, राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाती है, अपना क्या दे देते थे, त्याग पत्र। राष्ट्रपति अचानक से त्याग पत्र या क्या दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो अपने पद से हटते ही हटते हैं, तो क्या है, जो उनके स्थान पर कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति केवल कितने दिनों तक के लिए, 6 महीने तक के लिए। उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक रह सकते हैं, रह सकते हैं। और क्या है, 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उन्हें क्या करवाना होगा, निर्वाचन करवाना होगा। और इनका जो चुनाव है वो कौन कराता है, वो कराता है निर्वाचन आयोग। इनका चुनाव निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति की जो कार्य शक्ति है उनके बारे में, जैसे कि कार्यपालक शक्ति में क्या है, विधायी शक्ति में क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है उसकी, इनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।